अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन सेकेंड ईयर बायोलॉजी लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं एज इट इज़ अ बिफाउलिंग ऑफ द इन्वायरमेंट बाय एनीथिंग दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ ऐड करें जो कि उसके लिए हार्मफुल है और जिसमें हम कहते हैं कि हार्मफुल है फॉर ह्यूमन लाइफ एज वेल एज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल एंड प्लांट्स ऑल्सो। तो ये प्रोसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कहलाता है। ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन जब भी हम पढ़ते हैं तो ये माहौलियाती आलूदगी इसको हम बेसिकली डिवाइड करते हैं इन 5 different types. First one is air pollution, that is also known as atmospheric pollution. Second one is water pollution. Third one is soil pollution. Fourth one is radiation pollution and fifth one is noise pollution. यहाँ पर हम थ्री मेजर टाइप की जो है वो पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, एक एयर, दूसरी वाटर और इस तरह आपकी बुक में जो है वो सॉइल पोल्यूशन भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं जिसे हमने नाम दिया एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। आप कोई सी भी एक डेफिनेशन याद कर लें, लाइक द बी फाउलिंग ऑफ, वहाँ पर इन्वायरमेंट था, यहाँ आप एयर कर देंगे तो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन हो जाएगी, वाटर कर देंगे तो वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन होगी, लैंड या सॉइल कर देंगे तो वो सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन है। तो बी फाउलिंग ऑफ एयर बाय एनीथिंग that may be harmful for living organism is also known as the air pollution. एयर पोल्यूशन जिसका जो कॉजिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये होती है उसे हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो एयर हमेशा क्लीन नहीं होती, जैसे कि क्लीन नहीं रहती क्योंकि हम उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड करते रहते हैं बेसिकली। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, लेड के कंपाउंड्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब जो है ये एयर में फास्टली ऐड होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और उन प्रोडक्ट्स के यूज़ के दौरान ये सारे कंपाउंड्स जो है वो ऐड हो रहे हैं एयर के अंदर जो कि एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ये ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी की वजह से यानी एयर पोल्यूशन ज़्यादातर जो एंथ्रोपोजेनिक है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही होती है। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो बेसिकली एयर पोल्यूशन है इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लीशन की। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो, उसमें ओजोन क्या है, ओजोन जो है वो बेसिकली वो लेयर है जिसमें हम कहते हैं बेसिकली इट इज़ अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। ये अर्थ सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर्स ऊपर है और इसका काम जो है वो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एंटर होने से रोकना है अर्थ सरफेस में। और जाहिर सी बात है ये रेज़ हार्मफुल है, इस सन से रिलीज़ हो रही है, इसलिए इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ओजोन लेयर इन रेज से हमें। क्योंकि ये रेज जब अर्थ पर पहुंचना शुरू होती है तो आई डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ जाते हैं, इसी तरीके से जो है वो बॉडी के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सांस लेने के मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इंक्रीज होते हैं। तो ओवरऑल ये ओजोन लेयर अर्थ के इर्द गिर्द एक कवरिंग, एक गुलाफ की तरह है जो अर्थ को सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इनसे प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा, प्योर फॉर्म में ओजोन जो है वो बेसिकली हम कहते हैं O3 है ना, ये ओजोन 3 एटम से मिलकर बनी हुई ऑक्सीजन के। तो ये प्योर फॉर्म में जो है ओजोन, ये एक्सप्लोसिव हो सकती है, पॉइजनस गैस है और ब्लूइश इन कलर है, ठीक है। आप ओजोन को देखें ना, ओजोन खुद एक पोल्यूटेंट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि अगर ये अर्थ सरफेस के अंदर मौजूद है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये प्रोटेक्शन नहीं दे रही एज अ पोल्यूटेंट वहाँ पर मौजूद है। जैसे फोटो कॉपियर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ से ओजोन बहुत ज़्यादा रिलीज होती है एज अ मॉलिक्यूल जब पोल्यूटेंट के तौर पे बिहेव करती है। तो ओजोन डिप्लीशन की बात करें तो ये जो अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर मौजूद है जो ओजोन है, जो प्रोटेक्ट कर रही है सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से अर्थ को। तो ये ओजोन की लेयर में बीच में हो गए हैं होल्स, ये होल्स जो हैं, ये सुराख जो बन गए हैं, इनकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो सन से अर्थ की सरफेस के अंदर आ जाती हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है कि आई डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, कैंसर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो होल है जो कि इस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर बन गया है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हम पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स ऐड कर रहे हैं और वो इनके साथ कंबाइन करके स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ही बात करते हैं।
ओजोन की जो थिकनेस कम हो रही है, जो उसमें होल क्रिएट हो रहा है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFCs भी कहते हैं, उसकी वजह से इसमें एक्चुअली 3 एटम्स होते हैं। क्लोरो मीन्स क्लोरीन, फ्लोरो मीन फ्लोरीन, और कार्बन साथ हैं। 3 एटम्स हैं जिनसे मिलकर ये कंपाउंड्स बनते हैं। CFCs का सोर्स क्या है? ज़्यादातर जो एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर्स हैं वो हम चलाते थे, तो पहले उनके अंदर CFCs बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाते थे उनमें से इन्वायरमेंट में। ये इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो क्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एटम है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो क्या करती हैं, वो क्लोरीन को इसमें से रिलीज़ करवा देती हैं। इसके रिलीज़ होने की वजह से क्लोरीन जो है उसका एक एटम वो ओजोन के मॉलिक्यूल को के साथ रिएक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तकरीबन जो है एक सिंगल क्लोरीन का एटम जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करता है और वो बहुत सारे मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ओजोन लेयर थिन होती जा रही है, थिन मीन बारीक होती जा रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो सन से अर्थ की सरफेस के ऊपर आ रही है, और उसकी वजह से क्या है, ओजोन लेयर का जो सबसे ज़्यादा थिननेस या सबसे ज़्यादा होल जहाँ पर देखा गया है वो अंटार्कटिका का रीजन है, जहाँ पर होल क्रिएट हुआ है थिन होने की वजह से। और इसी तरह ओजोन लेयर जो है वो आर्कटिक रीजन में भी देखा गया है कि उसका लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पर होल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ओजोन लेयर डिप्लीशन के हवाले से था कि किस तरह ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है, हमारे लिए हेल्पफुल है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लेकिन इसके वजह से एक और नुकसान ये भी हो रहा है कि जितनी हम पोल्यूशन इन्वायरमेंट में इंक्रीज करते जा रहे हैं उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है। साथ साथ अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर एज अ पोल्यूटेंट भी काम कर रहा है। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर की बात करें, ओजोन लेयर डिप्लीशन की, तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि जितनी ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं उतना हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है। उससे स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैटरेक्ट्स इज़ अ डिजीज़ ऑफ आई डिसऑर्डर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, ट्रीज़ हैं, और इवन के बहुत सारे मेरीन प्लैंक्टन्स भी हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसी तरह से जो वेदर पैटर्न है हमारा वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। जैसे आप देख लें, सर्दी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, सर्दियों का टाइम पीरियड कम हो गया है, रेनफॉल का पैटर्न टोटली चेंज है, तो ये सब ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। सेकेंड मेजर इम्पैक्ट जो हमने आज पढ़ना है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम बात करते हैं कि जो बेसिकली कैपेसिटी है डिफरेंट गैसेस की जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है वो ट्रैप करती रहती हैं और अर्थ सरफेस में, और इसी तरह से उसमें से इमिट भी होती रहती हैं, अंदर भी आती हैं और बाहर भी जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जब रेडिएशंस बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस के अंदर आ जाती हैं ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो रेडिएशन वापस बाहर नहीं जा पाती, जिससे अर्थ का सरफेस इंक्रीज हो रहा है, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यहाँ आपने याद रखना है, ग्रीन हाउस बेसिकली वो हाउस है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो भी किया हुआ है, इट इज़ दैट हाउस जो हम प्लांट्स को आर्टिफिशियली ग्रो करवाने के लिए, जो सीजनल प्लांट्स नहीं होते, जो बेमौसमी प्लांट्स होते हैं, उनको हम ग्रो करवाने के लिए ये ग्रीन हाउसेस बनाते हैं। ग्लास हाउस होता है। ग्लास जो है बेसिकली वो लाइट की रेज जो सन से आ रही होती है उनको ये अंदर पेनिट्रेट तो करने देती है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा होता है रेडिएशन एब्जॉर्प्शन की वजह से, लेकिन ये रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती। बाहर ना जाने की वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी कि अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाता है, और उस टेम्परेचर के अंदर जो है वो प्लांट्स को हम ग्रो करवा लेते हैं। लेकिन अब इसका नुकसान अब यह अर्थ से क्यों रिलेट किया गया है कि यहाँ पर जो ग्लास सरफेस थी, अर्थ में वही सरफेस है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर। वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जैसे जैसे ज़्यादा हो रही है, उसके ज़्यादा होने की वजह से जो प्ला है अर्थ के अंदर, वो सन रेज तो आ जाते हैं लेकिन वहाँ से बाहर नहीं जा पाती, और उसके बाहर ना जाने से अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा है, और राइज होने से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, रेनफॉल्स नहीं हो रही, तो वो ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट में यही बताया कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लास की तरह बिहेव करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब तो कर लेती है, वहाँ से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, बट स्केप यानी बाहर नहीं जाने देती, जिससे टेम्परेचर का जो है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके इंक्रीज़ होने से जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है।
जिसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ होने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स की, तो ओवर अर्बनाइजेशन मीन कि बहुत ज़्यादा शहरों का बनना, डिफॉरेस्टेशन है, इसके अलावा जो इसमें हम कहते हैं कि दरख्त काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, तो ये सब कुछ जो है ये ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, पिघल रही हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं। अब जब जाहिर सी बात है, ये जो बर्फ़ की चोटियाँ जो हर वक्त सफ़ेद रहती थी, बर्फ़ से बर्फ़ जमी रहती थी, ग्लेशियर्स बनते थे वहाँ पर, वो जब मेल्ट कर देंगे तो इतना सारा पानी सीज़न के बगैर ही पिघल कर दरियाओं में आएगा, और वहाँ क्योंकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो ओवरऑल जो है वो फ्लड्स आ जाएंगे, वो पानी बाहर आ जाएगा फ्लड्स की फॉर्म में। इसी तरह से एयर का पैटर्न चेंज हो रहा है, ओशन करंट्स चेंज हो रही हैं ड्रास्टिकली, तो ये ओवरऑल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स में आता है। ये एयर पोल्यूटेंट्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो सोर्सेज हैं वो एरोसोल स्प्रेज हैं, एयर कंडीशनर है, एरोसोल स्प्रे जो हम रूम फ्रेशनर्स हैं, और इसी तरह से जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट स्प्रेज वगैरह, रेफ्रिजरेटर हैं, ये सब सोर्सेज हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। अब तो इसको मोस्टली बैन भी कर दिया गया है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, ताकि ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोका जा सके। हार्मफुल इफेक्ट में आपको पता है थिनिंग हो रही है ओजोन लेयर की, जिससे ग्लोबल वार्मिंग है। सल्फर डाइऑक्साइड पावर स्टेशन और फॉसल फ्यूल की बर्निंग से, जब पेट्रोल गैस और कोल वगैरह हम जलाते हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। इस पावर स्टेशन में से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर भी फॉसल फ्यूल बर्न किया जाता है। एसिड रेन इससे होती है, जिससे ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स हैं, मतलब कि उससे जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम है, लंग कैंसर हो सकता है। इसी तरह लेड के कंपाउंड्स हैं जो जिसमें कंबस्टन हो रही है पेट्रोल और ऑयल वगैरह की, ठीक है, और यानी सेम सोर्स है, और इसकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो रही है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, फॉरेस्ट डिक्लाइन आ रहा है जो ऑब्जर्व किया गया। इसी तरह वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जहाँ फॉसल फ्यूल बर्निंग है, ग्लोबल वार्मिंग है इसमें, और वो एसिड रेन और कफ फीवर है, हेडेक है, सर दर्द बहुत रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट, जो बर्निंग इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है जहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स की, वहाँ ये रिलीज होती है, और इससे हेडेक, ब्रेन डैमेज और डेथ हो सकती है, क्योंकि सांस घुट जाता है, सफोकेशन हो जाती है, ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाती है और सारी बॉडी में फैल जाती है, तो दम घुटने से जो है वो इंसान की डेथ हो जाती है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एसिड रेन। एसिड रेन जो है बेसिकली वो एयर पोल्यूशन की टाइप है, जिसमें एसिड पार्टिकल्स जो हैं बाय जो डिफरेंट एसिड के प्रोडक्ट्स हैं वो अर्थ की सरफेस के ऊपर रेन के अंदर मिक्स होकर जो है वो आ रहे हैं वापस, और क्योंकि वो एसिडिक पार्टिकल्स हैं तो वो कोरोजन कॉज करते हैं, बहुत सारे मटेरियल को डिस्ट्रॉय करें, एनवायरनमेंट को हमारे डिस्ट्रॉय करें। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिड रेन। एक्सप्लेनेशन की बात करें कि एसिड रेन किस वजह से होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बेसिकली इन्वॉल्व हैं एसिड रेन के अंदर, क्योंकि जब हम बर्निंग करते हैं फॉसल फ्यूल की, जब हम ऑयल, पेट्रोल और कोल वगैरह जलाते हैं, तो इनके जलने से जो है ये एसिड, ये जो सारे मटेरियल है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एयर में चला जाता है, और एयर में क्योंकि वाटर वेपर्स मौजूद हैं तो यहाँ वहाँ पर वाटर के साथ कंबाइन करके ये एसिड्स बना लेते हैं। जैसे आपको इक्वेशंस भी दी हुई हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये सबसे पहले बनाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3 और बना लेगा नाइट्रस एसिड HNO2। ये दोनों एसिड्स हैं जो एसिड रेन में इन्वॉल्व होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरस एसिड HSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये बना रहे हैं, और ये भी जो है वो इन्वायरमेंट को में एसिड रेन के थ्रू वापस आ जाते हैं और इन्वायरमेंट को करोड करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये H2O यानी वाटर वेपर्स के साथ मिलकर एसिड्स बना लेते हैं। वो एसिड बाद में रेन के अंदर शामिल हो जाता है, और उसी रेन के साथ जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर वापस आता है तो एसिड रेन होती है, जिससे क्रोजन होती है। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद या थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स या हंड्रेड ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स ये एसिड फॉल करता है रेन वाटर में डिज़ोल्व होकर,
और माइक्रोस्कोपिक ड्राई पार्टिकल्स की फॉर्म में सरफेस पे वापस आता है, जिसे हम एसिड डेपोजिशन का नाम देते हैं। इसमें एसिड डिपॉजिट हो जाता है डिफरेंट सरफेसेस पे। ये ओवरलोडिंग भी आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर साइकिल की अगर ओवरलोडिंग हो जाए तब भी एसिड रेन होती है, ठीक है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एसिड रेन बेसिकली लाइफ को डैमेज करने में इन्वॉल्व है। लाइफ में आपको पता है लेक्स हैं, फार्म्स हैं, फॉरेस्ट हैं, इन सब के अंदर बहुत सारी लाइफ है। एक्वेटिक लाइफ भी है जिनमें प्लांट और एनिमल्स भी हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ भी जिनमें एनिमल, प्लांट, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब हैं। तो वो इफ़ेक्ट हो रही है थ्रू एसिड रेन। फिर एसिड रेन ड्रेनिंग जो है वो सॉइल में को ऊपर वाले जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के उनको वॉश कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको बहा कर ले जाती है, जिससे बैरन लैंड हो जाती है, ठीक है। और इनमें जो या प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि प्लांट्स ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकते। इनमें जो है वो कैल्शियम और पोटाशियम ज़्यादातर एसिड्स के साथ बह जाता है, और ऐसे प्लांट जो वहाँ पर ग्रो करते हैं उनमें कैल्शियम या पोटाशियम की डेफिशिएंसी देखने में नज़र आई है। फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और डीकम्पोजर्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं कि वो और डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करते हैं, अनलॉक करते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड बॉडीज़ के अंदर फंस जाता है, तो उसको ये डीकम्पोज करने के लिए डीकम्पोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये उनको किल कर देते हैं, और उसके किल करने की वजह से जो है वो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डेड बॉडीज यानी कि उसमें प्लांट और एनिमल जो रिमेन्स हैं उनसे भर जाता है, और उसके भरने की वजह से ओवरऑल जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इन्वायरमेंट पे। ये आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि एसिड रेन किस तरह से डिपॉजिट हो रही है। एसिड का सोर्स कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं फ्यूल गैस इमिशन है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कि एयर में जा रही है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना रही है। इसी तरह से वो व्हीकल्स जो हमारी गाड़ियां हैं, बसेस हैं, वहाँ से भी ये जा रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एसिड रेन बना रहे हैं। फिर ये जो आप देख सकते हैं कि ओजोन की लेयर है, ओजोन भी यहाँ पर एज अ पोल्यूटेंट ही दिखाया गया है। ये एसिड के रेन की फॉर्म में वापस आ रही है एसिड, ठीक है, और फिर वो डिस्ट्रक्शन कॉज करी प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, ह्यूमन बींग्स की भी, ठीक है। फोर्थ वन है प्लांट जो है वो इससे पॉइजन हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर एसिड जब गिरता है तो जाहिर सी बात है एसिड अगर आप पे प्लांट्स पे डाल देंगे तो वो वीक हो जाएंगे, और इसके अलावा जो है वो वनरेबल हो जाएंगे, इन्फेक्शन के वीक होंगे, उसमें ओपनिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, उसमें पोर्स बन जाएंगी जिनमें से बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो अंदर एंटर हो जाएंगे। उसके एंटर होने की वजह से ओवरऑल अगर आप देखें तो इन्फेक्शन हो सकती है प्लांट्स को, यानी कि जर्म्स अटैक कर सकते हैं प्लांट बॉडी के ऊपर, इंसेक्ट्स का अटैक भी हो सकता है। फिर स्टोन मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो स्टोन मॉन्यूमेंट्स में जैसे कि हमारा जो स्टोन से बना हुआ है ताजमहल की एग्जांपल दी जाती है। तो ताजमहल जो है वो भी एसिड रेन बहुत पहले हुई थी इंडिया में, जिसकी वजह से वो जो उसका सारा स्टोन था उसकी करोजन स्टार्ट हो गई, और वहाँ पर इरोड हो गया है वो स्टोन। जैसे इसको हम कहते हैं स्टोन कैंसर हो गया, यानी कि जैसे संगे मरमर है या इस तरह का कोई भी है स्टोन जो कि हम ये मस्जिदों में या फिर इन सारी जगहों पर लगाते हैं ताकि उनकी ब्यूटी को इंक्रीज़ किया जा सके, कीमती पत्थर भी होते हैं ये बेसिकली। तो इन स्टोन मॉन्यूमेंट्स यानी ताजमहल वगैरह के ऊपर जब एसिड रेन होती है तो जाहिर सी बात है वो एसिड क्या करता है, ऊपर से जो लेयर्स हैं उनको रिमूव करना शुरू होते हैं, जिससे वो बदनुमा नज़र आती हैं, और फाइनली क्या होता है कि एसिड रेन से सारी बिल्डिंग ख़राब हो जाती है। अब आपने देखा होगा ओवरऑल के हमारे पास जो है वो हम टॉयलेट्स के अंदर इस तरह से स्टोन सॉरी एसिड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि टाइल्स साफ़ हो जाएंगी। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो टाइल्स की ऊपर वाली जो लेयर्स हैं उसी को रिमूव करता है, जितना तेज़ तेज़ाब होगा उतनी ज़्यादा ऊपर से वो लेयर्स को रिमूव करेगा, और उसके लेयर्स के रिमूव होने से क्या होगा कि जैसे जैसे उसकी लेयर्स रिमूव होंगी एक टाइम आएगा कि उसकी लेयर्स ही जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, जो ऊपर से वाइटिश लेयर होती है, और फिर अंदर से पीला पीला वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये एसिड्स जो हैं वो इस तरह से क्रोजन कॉज करते हैं किसी भी स्टोन की, किसी भी पत्थर की। तो ओवरऑल जो है ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस की। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, और इसी तरह से एसिड रेन भी। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छे तरीके से करना है। ये चैप्टर लॉन्ग के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से है आसान, इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन आपने देखा स्मोक का लेवल भी ज़्यादा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट में।
लाहौर को सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटेड सिटी कहा गया है, क्योंकि इस उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। तो ये जो स्मोक का इंडेक्स बढ़ रहा है, जो कि स्मोक और फोक का कम्बिनेशन है, तो वो पोल्यूशन एयर पोल्यूशन ही है जो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं, इन जो हम हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही है। तो इसको अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।